आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले मैंने मोमेंटम की बात की थी, क्योंकि जो उसका यूज है वो हमारा किसके अंदर यूज होगा, आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता क्या है, आपका कहता है इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि आपका क्या करता है, मोमेंटम का चेंज दिखाता है किसके प्रोपोर्शन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो आपकी जो फोर्स अप्लाई आप करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितना मोमेंटम आपका जितना चेंज होगा कितना होगा, जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जितनी फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, आपका मोमेंटम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात हो गई डेफिनेशन की। अब थोड़ा सा इसके ब्रीफ में चलते हैं कि आपने मोमेंटम को बिल्कुल क्लियरली पढ़ा था, उस जो पढ़े हुए को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जो चैनल है वो किस चीज में काम करता है, आपका सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग काम करता है कि कितना आपको कंसेप्ट पेपर में लिखना है, किसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, कितना ब्रीफली अगर उसको आप समझते हैं तो उसका ये मान लीजिए अगर 100% आप समझ रहे हैं तो आप 70% ही उसका दे पाते हैं। तो पूरा उस पर फोकस करिएगा कि आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बात करता है, मोमेंटम। जो मोमेंटम हमने काफी सारे एग्जांपल्स के साथ हमने मोमेंटम को पढ़ा था, तो उस मोमेंटम के बारे में ये बात करता है कि जो मूवमेंट जो होगी वो मूवमेंट कब होगी, जब आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम का चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, जो मोमेंटम का क्या होगा, चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहेंगे कि वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है। कि जो मोमेंटम का चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं कि कितनी, आप मान लीजिए एक नॉर्मल सा इंसान है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसमें मूवमेंट आपको कम ऑब्जर्व होगी, और उतना ही कोई आपका कोई हेल्दी पर्सन उसके लिए आपका फोर्स लगा रहा है तो उसमें मूवमेंट क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। यही चीज हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जितनी फोर्स ज्यादा उतना ही क्या होगा, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बात करते हैं कि जो मोमेंटम हमने पढ़ा था, मोमेंटम के लिए हमने एक फॉर्मूला किया था। फॉर्मूला क्या था आपका, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। भाई कोई भी मास कितनी वेलोसिटी से चेंज करता है वो डिफाइन करेगा क्या, आपका मोमेंटम। अब जो स्मॉल m था या कैपिटल m से हम डिफाइन कर ले, तो जो मास को डिफाइन करता है वो किसको डिनोट करते हैं, हम उसको मास को डिनोट करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि कुछ ना कुछ पहले इनिशियल रही होगी और उसके बाद कुछ फाइनल में चेंज आया होगा, कि भाई पहले जब स्टार्टिंग हुई तब कुछ इनिशियल वेलोसिटी कुछ और रही होगी और जब फाइनल तक पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और रही है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, u से, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो किससे डिनोट करेंगे हम, v से। एक एक सिंबल पे ध्यान कीजिएगा, क्योंकि जो ये सिंबल्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स में उसका यूज होगा, और जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि आपका मास किसको डिफाइन कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बात हमने की कि मास जो था आपका स्मॉल m था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी u थी, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, v है। अब हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए इनिशियल मोमेंटम कुछ और रहा होगा और फाइनल मोमेंटम कुछ और। जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें m मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी कौन सी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी, तो m इंटू u। अगर हम दूसरे फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम में जो वेलोसिटी रहेगी आपकी फाइनल वेलोसिटी को डिफाइन करेगी, जिसमें आपकी फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, m इंटू v। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन ने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज दिखाया हमने, मोमेंटम का चेंज आपका क्या आया, mv माइनस mu
और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब उसको किससे डिवाइड करेंगे, टी से। ये एक एक टर्म है, एक एक टर्म को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज दिखाना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हमने इनिशियल कहीं से स्टार्ट किया, फाइनल पोजीशन कहीं और पहुंची, तो वो दोनों क्या दिखाएंगे, आपका चेंज दिखाएंगे किसका, मोमेंटम का। तो mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। अब दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिखाई देगा, मास कॉमन, जो मास टर्म है वो आपको कॉमन नजर आ रही है। तो m को क्या कर दोगे, कॉमन निकाल लोगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाय t। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू, अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो हम किससे यूज कर सकते हैं भाई, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम k से रिप्लेस कर ले, किसी भी कांस्टेंट से रिप्लेस कर ले। मान लेते हैं अगर उस k की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो फोर्स किसके इक्वल होगी, आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वल होगी। और जो SI यूनिट इसके लिए जो हम यूज करते हैं फोर्स के लिए, वो आप क्या रहेगी, आपकी न्यूटन रहेगी। अब हम ये कहें v माइनस u बाय टी। अब एक्सेलरेशन की अगर बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। किसको डिफाइन करता है, आपका एक्सेलरेशन को। जो एक्सेलरेशन सिंबल है वो हमारा आया है v माइनस u बाय टी से। तो यहाँ तक हमने बात की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल जो है आपके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, वो क्या है आपके, सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल है पुशिंग अ कार। कार को क्या करना है, पुश करना है। एंड अ ट्रक, भाई किसी कार या ट्रक को क्या करना है, आपको पुश करना है। सेकंड क्या है, टू पीपल वॉकिंग टुगेदर, दो लोग जो है आपस में एक साथ चल रहे हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे काम करेगा वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, हिटिंग अ बॉल, बॉल को क्या कर रहे हैं आप, हिट कर रहे हैं। तो इसमें भी आपका कौन सा लॉ काम करता है, आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करेगा। रॉकेट लॉन्च, रॉकेट लॉन्च में आपका कौन सा लॉ काम करेगा, सेकंड लॉ। थर्ड अगर हम नेक्स्ट बात करें, कार क्रैश, जो कार अगर आपकी क्रैश हो जाती है तो उसमें भी आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करेगा। कैसे करेगा वो सब आज इसके अंदर हमें पढ़ना है। ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है किसी सर्टेन हाइट से। नेक्स्ट आपका क्या है, कराटे प्लेयर ब्रिक्स स्लैब ऑफ ब्रिक्स, कि आपकी कई सारी जो ईंटों का पूरा ग्रुप क्या करता है, जो कराटे चैंपियन है, प्लेयर है, वो क्या कर देता है, आपका उसको तोड़ देता है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइविंग का कार ड्राइव कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करेगा। देखेंगे कैसे करेगा। फिर आपका है रेसिंग कार, जो आपकी जो बिल्कुल फास्ट जो कार मूव करती हैं, जो रेसिंग के लिए आपकी यूज की जाती है, वहां पे आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करेगा। तो कैसे करता है ये आज हमारा काम है, एक एक एग्जांपल पे बिल्कुल फोकस करना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बिल्कुल क्लियर करके जाना है। तो फर्स्ट एग्जांपल के साथ चलते हैं, पुशिंग अ कार एंड अ ट्रक। पुशिंग अ कार एंड अ ट्रक, भाई हम क्या कर रहे हैं, कार या ट्रक को क्या करेंगे, धकेलना शुरू करेंगे। धकेलने में हमें पता चलेगा कि किसमें हमने फोर्स ज्यादा अप्लाई की और किसमें हमने फोर्स कम अप्लाई की। क्यों अप्लाई की, क्योंकि जो मास है ना आपका, दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जो कार है उसका जो मास है वो आपका कम रहेगा। अगर हम बात करें ट्रक की तो उसका जो मास है वो आपका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्सेलरेशन, कि भाई कितना उसकी वेलोसिटी का चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका यही चीज ऑब्जर्व करता है, प्रोड्यूस्ड इन अ कार एंड अ ट्रक आफ्टर अप्लाइंग एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू बोथ, कि भाई जो हमने फोर्स जो अप्लाई की दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर, हमने इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई की। इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो जो भी टर्म मैं बोल जाती हूँ अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा उस पे है ना फोकस कीजिए भाई, है ना। कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिए कि भाई ये चीजें हमें समझ नहीं आई, कि कंपेयरिंग द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ कार एंड अ ट्रक आफ्टर अप्लाइंग एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू बोथ, कि जो हमने फोर्स जो अप्लाई की ना, मान लीजिए आपने 100 न्यूटन दोनों के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की। अब जो चेंज जो दोनों दिखाएंगे वो चेंज आपका अलग अलग दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट का वो आपका अलग अलग है। इट इज इजी टू नोटिस दैट, ये बहुत ही आसान है इस चीज को नोटिस करना, दैट आफ्टर पुशिंग अ कार एंड अ ट्रक विद द सेम इंटेंसिटी द कार एक्सेलरेट मोर।
जो कार है वो आपका चेंज ज्यादा दिखाएगी, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या रहेगा आपका ज्यादा। भाई आपका वो मूवमेंट जो रहेगी ना, वो मूवमेंट कौन ज्यादा दिखाएगा, आपका कार जो है वो आपकी मूवमेंट ज्यादा दिखाएगा इन कंपैरिजन टू किसके, ट्रक के। जो ट्रक है उसका मास क्या है आपका ज्यादा है। तो जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद मास ने कितना चेंज दिखाया, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो आपका क्या डिफाइन करेगा आपका कि फोर्स, वो चीज किस पे डिपेंड करती है आपके, एक तो मास पे डिपेंड करेगी, एक जितना उसने चेंज किया उस पे डिपेंड करेगी, भाई वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आपका आया, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फोर्स के। दोनों के अंदर क्या है आपका इंटर रिलेशन है कि जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ही मोमेंटम में चेंज आपका उसमें ऑब्जर्व होगा, और जितना मोमेंटम में ऑब्जर्व होगा उतनी ही फोर्स आपने अप्लाई की होगी। तो दोनों आपका इसमें क्या इंटेंसिटी, द कार एक्सीलरेट मोर देन द ट्रक, कि जो कार एक्सीलरेट कर रही है वो आपकी ज्यादा एक्सीलरेट कर रही है किसके कंपैरिजन में, ट्रक के कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज द मास ऑफ द कार इज लेस देन द मास ऑफ द ट्रक। और ये किसके कारण है, जो मास जो कार का है वो आपका क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, ट्रक के कंपैरिजन में। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें करना है कि दो लोग हैं जो आपका अलग अलग मास है, जिनका दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। तो जो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या रहेगी आपकी, स्लो रहेगी, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड क्या रहेगी आपकी, ज्यादा रहेगी। यही चीज इसके अंदर हमें स्टडी करनी है। कंसिडर टू पीपल हैविंग डिफरेंट मासेस, हमें कंसिडर करना है दो लोगों को जिनका जो मास है वो आपका क्या है, अलग अलग है। वॉकिंग टुगेदर, दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ आपका चल रहे हैं। Due to the inverse relation between mass and acceleration, the person having more mass tend to move slow। ये है ना आपका किसके बीच में इनवर्स रिलेशन, किसके बीच में, मास और एक्सेलरेशन में होने की वजह से जो आपका जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास क्या है ज्यादा है, वो कैसा चलेगा आपका, स्लो चलेगा, और जिसका मास आपका कम है वो क्या रहेगा आपका, फास्ट फास्ट मूव करेगा। This scenario justify Newton's second law of motion in real life by establishing a relationship between mass, acceleration and force। तो ये जो है आप मतलब ऐसे ही अंडरस्टूड बात है कि अगर किसी का मास ज्यादा है तो वो क्या करेगा कि भाई अब उसको फोर्सफुली कितना ही मूव। अब एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट आपके सामने रखे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को आपने सामने रखा, मास जो है आपने क्या किया, इक्वल, जो मास जो है आपके अलग अलग है, और जो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स जो अप्लाई की वो आपने क्या की, इक्वल अप्लाई की। तो कौन सा ऑब्जेक्ट आपका ज्यादा मूव करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा मूव करेगा, कि जिसका मास जो कम होगा, फोर्स आपकी इक्वल है, आपने फोर्स अप्लाई की तो वो तो क्या करेगा आपका फास्ट फास्ट मूव करेगा, और जो क्या आपका जिसका मास क्या है आपका ज्यादा है वो क्या करेगा आपका कम स्पीड से मूव करेगा। तो ये एग्जांपल भी किसको सेटिस्फाई कराता है आपका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। थर्ड एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। हिटिंग अ बॉल, बॉल को क्या कर रहे हैं आप, हिट कर रहे हैं, हिट करेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब बॉल डेवलप्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, कि आपका क्या करेगा कि भाई कुछ टाइम में वो वेलोसिटी का वो चेंज दिखाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन उसके अंदर आपका डेवलप हो जाएगा। तो आप जैसे ही आप क्या करते हैं, एक बॉल को हिट करते हैं तो उसमें डेवलप्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन आफ्टर हिटिंग इट। द एक्सेलरेशन विद व्हिच द बॉल मूव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जितना एक्सेलरेशन उसके अंदर डेवलप होगा वो डिपेंड किस पे करेगी कि कितनी फोर्स से आपने उस बॉल को क्या किया है, हिट किया है, कि कितनी फोर्सफुली आपने क्या किया है, बॉल को हिट किया। दिस मींस दैट द हार्डर यू हिट द बॉल, कि जितना फोर्सफुली आप बॉल को हिट करोगे उतना ही फास्ट वो क्या करेगी आपका मूव करेगी। तो यहाँ भी आपका कौन सा लॉ काम कर रहा है आपका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, की भाई कुछ टाइम उसने लिया है, क्या लिया है, कुछ टाइम उसने लिया है, किस चीज के लिए, कि भाई आपका जितना मतलब उसको फोर्स उसको मिलेगी उतनी ही फास्ट जो है, जितनी फोर्सफुली आप उसको हिट करेंगे उतनी ही फोर्सफुली वो बॉल क्या रहेगी आपकी फास्ट मूव करेगी। तो जो अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इसके अंदर जो है आपका डेवलप हो जाएगा। तो ये भी आपको कौन से लॉ को सेटिस्फाई कराता है आपका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल नंबर 4। रॉकेट लॉन्च के अंदर आपका क्या होता है कि भाई किसी भी रॉकेट को अगर हम है ना ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर करके स्पेस में जो भेजते हैं
तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ऐसे तो आप उसको ऐसे भेज नहीं सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जो थर्स्ट है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो कैसे काम होता है इसमें, फॉर अ रॉकेट टू लीव द अर्थ ऑर्बिट, कि किसी रॉकेट को जब अर्थ ऑर्बिट को छोड़ना होता है एंड एंटर आउटर स्पेस, तो जब उसको एंटर करना होता है किसको, आउटर स्पेस को, अ फोर्स कॉल्ड थ्रस्ट इज रिक्वायर्ड। तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, थ्रस्ट, जो उसको रिक्वायर्ड होती है। कि यानी इसमें बहुत ज्यादा जो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, कि ये नहीं है कि क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड भी उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, उस फील्ड को थोड़ा सा साइड करते हुए, तो उसको लेके जब जाना है तो लेके जाना, तो उसमें मैक्सिमम फोर्स जो है आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। एज per the second law of motion given by the Sir Isaac Newton, the force is proportional to acceleration। जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, आपकी एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगी। Therefore to launch a rocket, अगर हमें एक रॉकेट को लॉन्च करना है, the magnitude of the thrust is increased। भाई एक रॉकेट को अगर हमें भेजना है, भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जो थ्रस्ट है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे तभी तो मतलब वो जा सकेगी। Which in turn increase the acceleration, अगर आपने फोर्स को बढ़ाया तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी आपका बढ़ेगा। The speed achieved by the rocket finally help it to, जो स्पीड वो अचीव करेगा वही स्पीड उसको हेल्प करेगी ताकि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से अपने आप को छुपा सके, निकल सके वहां से, एंड एंटर स्पेस, और कहाँ एंटर कर जाए, स्पेस में। तो यहाँ भी आपका जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, कि आपने फोर्स को बढ़ा दिया, फोर्स को बढ़ा दिया, और फोर्स को बढ़ा के इतना बढ़ा दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड से भी उसको ज्यादा किया, और जब ग्रेविटेशनल फील्ड से ज्यादा किया तो वो इजीली क्या कर सकता है, अपने आप को एस्केप कर जाता है, और कहाँ पहुंच जाएगा, आपका आउटर स्पेस के अंदर। तो ये बात की हमने रॉकेट लॉन्च की। आगे बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, है कार क्रैश। कि भाई जब दो गाड़ी आपस में टकरा जाती है तो एकदम से क्या होता है कि दोनों कार के बीच में कोई फोर्स काम करती है कि रोकने के लिए, कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए रुकावट बन जाती है, रुकावट बनती है तो वहां पे एक फोर्स काम करेगी। कि ड्यूरिंग अ कार क्रैश, जब भी कार क्रैश करती है, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, कि वहां पे एक फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन द ऑब्स्टेकल एंड द कार, which is known as the impact force। जो दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगी उसको हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट फोर्स बोलेंगे। the magnitude of the impact force, कि भाई कितनी ग्रेटर है वो आपका जो इम्पैक्ट फोर्स, वो डिपेंड करता है कि कितने मास के ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन हुआ है, कितने मास के, कि भाई आपका दोनों ट्रक थे या दोनों आपकी कार थी, दोनों बाइक थी, तो जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट के उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वॉल्व इन द कोलिजन। एंड द स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट मूव, और कितनी स्पीड से जो ऑब्जेक्ट आपके मूव कर रहे थे, जो दोनों ऑब्जेक्ट जो आपस में जो आपके टकराए हैं, दोनों का मास कितना है और कितनी स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आपके टकराते हैं। दिस मीन्स दैट द ग्रेटर बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि मास अगर बड़ा है involved in the collision, the more will be the intensity of the impact force। कि अगर मास बड़ा है तो जो इंटेंसिटी होगी किसकी, आपकी इम्पैक्ट फोर्स की, वो भी क्या रहेगी, आपकी बड़ी रहेगी। Similarly, the more with the acceleration with which the car move, कि कितनी स्पीड से जो कार आपकी मूव करती है, the greater will be the magnitude of the impact force, उतनी ही फोर्स दोनों जब दोनों टकराती है तो वहां पे भी जो आपको इम्पैक्ट फोर्स का जो आपको ऑर्डर मिलेगा वो भी कैसा मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो भी कैसा मिलेगा, आपको ग्रेटर मिलेगा, क्योंकि वहां पे उसकी स्पीड क्या आपकी ग्रेटर है। तो दो चीजों पे आपका डिपेंड हुई है, एक तो किस पे डिपेंड करती है कि दोनों मास कैसे थे, दोनों मास आपके कम थे ज्यादा थे, उसके ऊपर भी आपकी इम्पैक्ट फोर्स डिपेंड करेगी, और दूसरा क्या आपकी कितनी स्पीड से वो जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा था उस पर भी आपकी इम्पैक्ट फोर्स डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल हमें कहता है कि ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है कहां से, किसी सर्टेन हाइट से। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को किसी हाइट से नीचे की तरफ डालते हैं तो नीचे डालेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगी, उसको
उसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करेगी तो देखिए कैसे काम करती है। यहाँ पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है किसी सर्टेन हाइट से, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ हेल्प इट टू डेवलप एक्सेलरेशन। जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो आपका जो ग्रेविटी जो है उसको अट्रैक्ट करेगी, उसको क्या करेगी, खींचेगी अपनी तरफ। इससे अगर वो खींचेगी तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है आपका एक्सेलरेशन, भाई आपका जो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है आपका डेवलप हो जाएगा। द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस एज द, जो एक्सेलरेशन है आपकी बढ़ती है कैसे, एज द ऑब्जेक्ट एडवांस टुवर्ड द अर्थ। जितना वो अर्थ की तरफ जाता जाएगा उतना ही आपकी एक्सेलरेशन क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे काम कर रहा है आपका, द एक्सेलरेशन डेवलप्ड बाय द बॉडी इज, जो एक्सेलरेशन डेवलप हुई है किसी बॉडी में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, के ऑब्जेक्ट को फेंका गया है किसी हाइट से, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है किसी सर्टेन हाइट से, तो ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटी है वो उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेती है, और जो उसको किसमें मदद करती है, एक्सेलरेशन में मदद करती है। द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट एडवांस टुवर्ड द अर्थ। जो एक्सेलरेशन जो बढ़ती है वो क्या करेगी कि जितना अर्थ के पास जाओगे उतना ही एक्सेलरेशन क्या कर जाती है आपकी, इंक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ कैसे काम करेगा कि जितना एक्सेलरेशन डेवलप होता है, वो एक्सेलरेशन डेवलप होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के, कि कितनी फोर्स से वो उसको खींच रही है उतना ही उसमें क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो ये बात हुई ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, कराटे प्लेयर ब्रेकिंग स्लैब ऑफ ब्रिक्स। जो कराटे प्लेयर होते हैं वो आपके काफी सारी जो है ना आपकी ईंटों का जो पूरा ग्रुप जो है वो कैसे हाथ से तोड़ देते हैं। तो तोड़ते हैं तो वहां पे क्या काम कर रहा है आपका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, आ कराटे प्लेयर मेक यूज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू परफॉर्म द टास्क ऑफ ब्रेकिंग द स्लैब ऑफ ब्रिक्स। कि आपका जो है ना यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करता है। कैसे करता है, सिंस अकॉर्डिंग टू लॉ, कि लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो क्या है आपकी, प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के। द प्लेयर टेंड्स टू मूव हिज और हर हैंड ओवर द स्लैब ऑफ ब्रिक स्विफ्टली। तो वो आपका क्या करता है कि बड़ी जोर से वो क्या करके लेके आता है, हाथ को अपना मूव कराएगा किसकी तरफ, जो आपका पूरी जो ईंटों का जो वहां पे आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर क्या करेगा, वो हाथ को लेके आएगा। दिस हेल्प हिम और हर टू गेन एक्सेलरेशन एंड प्रोड्यूस अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फोर्स। तो जिससे क्या करेगा, जो एक्सेलरेशन को गेन करेगा, वहां पे क्या करेगा, एक्सेलरेशन को गेन करेगा और एंड प्रोड्यूस अ प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ फोर्स। और वहां पे जितनी वो गेन कर रहा है एक्सेलरेशन को, उतनी ही अमाउंट ऑफ फोर्स को क्या करेगा, वहां पे उसके प्रोपोर्शनल प्रोड्यूस कर लेगा। द फोर्स इज सफिशिएंट इनफ टू ब्रेक द ब्रिक्स। और जो फोर्स यहाँ प्रोड्यूस होगी वो फोर्स आपकी इनफ है किस चीज के लिए, जो ब्रिक्स हैं उनको तोड़ने के लिए। तो यहाँ भी आपका कौन सा लॉ काम कर रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ क्लास कंप्लीट होती हमारी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। आगे बात करेंगे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू क्लास।